Hello everyone, my name is Sanket Jain. I welcome you all to Psyche Simplified. Welcome to our series of NCERT जहाँ पर हम NCERT के टॉपिक्स आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर जो हम देख रहे थे क्लास 12 NCERT चैप्टर नंबर 2, और इसको हमने शुरुआत की हमने जो उसकी की थी दैट इज़ ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। हमने देखा था सेल्फ क्या होता है, उसके बाद हमने देखा पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी के अंदर हमने देखा ट्रेट एंड टाइप अप्रोच जो हमारे अर्ली अप्रोच थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नाम है, उसके बारे में हमने देखा था। अब सिगमंड फ्रॉइड के बाद में भी कुछ लोग निकल के आते हैं, उनको बोलते हैं पोस्ट फ्रॉइडन या इन्हीं को ही नियो फ्रॉइडन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो सिगमंड फ्रॉइड के स्कूल से ही निकल के आते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने जो बताया था उन्हीं को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड की कुछ बातों को ये रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ अपने नए पॉइंट लेकर आते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगी, साइकोलॉजी आगे बढ़ेगी, लोगों का साइंटिफिक टेम्पर आगे बढ़ता है, लोग और ज़्यादा साइंस में और ज़्यादा तरक्की होती है, तो लोग नई नई चीज़ों के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही सिगमंड फ्रॉइड ने जो बताया था वो उस टाइम पर उन्होंने बताया, उसके बाद फिर कुछ और लोग निकल के आते हैं, वो कुछ नई बातों के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो दीज आर द पर्सपेक्टिव बियॉन्ड फ्रॉइड, इनको कहा जाता है न्यू पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी और न्यू फ्रॉइडियंस इनको कहा जाता है। कुछ नाम होते हैं हमारे पास में, आप देखेंगे यहाँ पर दीज आर द पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस। अब इनका ये अलग क्यों है? बिकॉज दे हैव गिवन लेस फोकस अपॉन द कंसेप्ट ऑफ सेक्स एंड एग्रेशन। सिगमंड फ्रॉइड ने सब कुछ अटैच कर दिया था फ्रॉम सेक्सुअल टेंडेंसी। आप देखेंगे उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं उनको भी कहा जाता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अब जो लोग निकल के आएंगे उनका ज़्यादा ध्यान होता है इसके अलावा ईगो के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर। तो ये थोड़ी सी इनकी बातें भी करेंगे। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड बायोलॉजिकल बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बायोलॉजिकल या सेक्स ड्रिवन। ये वाले जो लोग हैं वो सोसाइटी की बात भी करेंगे, कल्चर की बात भी करेंगे। ठीक है ना। ये जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो कहते थे कि भाई बचपन में ही आपका डेवलपमेंट हो जाएगा पूरा का पूरा, चाइल्डहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लाले लोग भी क्या करेंगे, ये बात को मानेंगे कि हाँ चाइल्डहुड इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बियॉन्ड भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो इम्पॉर्टेंट लोग निकल के आते हैं जैसे कि कार्ल यूंग हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर है। कैन हॉर्नी हो गया, एल्फ्रेड एडलर नाम होता है हमारे पास, एक एरिक फ्रॉम होते हैं, एरिक एरिक्सन भी होते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट नेम्स जो हमको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे विच इज़ पोस्ट फ्रॉइडेंस। अब यहाँ पे आप देखिए कार्ल यूंग, इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन्होंने दिए हैं। इनके बारे में हम जब हमारे फाउंडेशन शुरू होता है बैच, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं ले सकते, 2-3 घंटे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्होंने कंसेप्ट बताए थे। ब्रीफ में मैं आपको बताऊं जो आपको बेसिक समझने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन्होंने कंसेप्ट दिया था कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का। तो आपको याद होगा मैंने सिगमंड फ्रॉइड में आपको पढ़ाया था कि अनकॉन्शियसनेस क्या होता है। कार्ल यूंग ने क्या बोला, ये जो अनकॉन्शियसनेस है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, ये फर्दर इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है पर्सनल अनकॉन्शियसनेस और एक होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। पर्सनल अनकॉन्शियसनेस यानी कि सबका अलग अलग, सबके अंदर कुछ कुछ हिडन डिज़ायर्स विशेष होती हैं, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, तो ये सबकी पर्सनली हो गई। इसके अलावा एक होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस यानी कि हम सब के अंदर कुछ कॉमन चीज़ें देखने को मिलेंगी, इन्हीं को कहा जाता है आर्केटाइप्स। इन्होंने बताया कि हम सब के अंदर ना कुछ कॉमन आर्केटाइप्स होते हैं। जैसे कि आप देखिए हर एक समाज में, हर एक सोसाइटी में आपको एक मदर मिलेगी, आपको फादर मिलेंगे, आपको एक हीरो मिलेगा, आपको एक विलेन मिलेगा। ये हर समाज में होता है। अगर आपने हैरी पॉटर देखा होगा, हैरी पॉटर में देखिए जो किरदार हैं वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। हैरी पॉटर में आप देखिए मदर है, फादर है, बेटा है, ठीक है, जादूगर है, जादूगरनी है, सब कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये होते हैं आर्कीटाइप्स। ओके, तो हर एक कल्चर में आपको मदर फिगर, विजडम, हीरो, विलेन, ये कुछ चीज़ें होंगी विच विल फाइंड इन एवरी कल्चर। ये हर एक कल्चर में देखने को मिलेंगी और ये आती जा रही हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है वो शेप होती रहती है। ये कार्ल यूंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अलावा कार्ल यूंग भी बोलते थे कि जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला, सारा का सारा डेवलपमेंट बचपन में ही हो जाता है, लेकिन ये बोलते थे कि बियॉन्ड एडल्टहुड भी आपका डेवलपमेंट होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया था मिड लाइफ क्राइसिस। कहते हैं इसको मिड लाइफ क्राइसिस। होता क्या है, देखेंगे आप जनरली जब हमारी उम्र 30 से लेकर 35 साल तक होती है तो उसके बाद ना इंसान का सही डेवलपमेंट शुरू होता है, ऐसा कार्ल यूंग बोलते थे। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे 30 साल से पहले तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में हैं, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको घर चाहिए। लेकिन जैसे ही 30-35 साल से उम्र आगे बढ़ती है फिर आप सब्जेक्टिव वर्ल्ड में आते हैं, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप अपने अंदर से क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यू बिगिन टू डिस्कवर योर ओन सेल्फ।
ये भी कार्ल यूंग का कंसेप्ट होता है, इसको कहते हैं अपन मिड लाइफ क्राइसिस। इसके अलावा ये पर्सोना, शैडो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलर है ये इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। स्पिरिचुअल कनेक्शन उन्होंने बहुत बताया था कि स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन अवर शेपिंग ऑफ पर्सनैलिटी। ये कहते हैं कि भाई हमने जो मुखौटा पहन रखा है, हमारी पर्सनैलिटी तो हमको पता ही नहीं है, हम जो हैं वो तो दुनिया को दिखाने के लिए हैं। ठीक है कि हम अगर आप बहुत ज़्यादा सोशलेबल हो तो इस वजह से, क्योंकि आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, अंदर से क्या हो आपको खुद को नहीं पता। तो हर एक इंसान का एक होता है पर्सोना जो दिखाता है लोगों को, हर एक इंसान की होती है एक शैडो जो वो छुपाता है लोगों से। ठीक है, तो उन सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कार्ल यूंग का कंसेप्ट था। ये पोस्ट फ्रॉइडन में आते हैं जो सिर्फ सेक्स और चाइल्डहुड की बातें नहीं करेंगे। ऐसे ही कैरन हॉर्नी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम। कैरन हॉर्नी सीधा का सीधा क्रिटिसाइज़ करती है सिगमंड फ्रॉइड को, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया था, फीमेल को इन्फीरियर बता दिया था। इन्होंने क्या बोला सिगमंड फ्रॉइड ने कि फीमेल का डेवलपमेंट इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि उनमें पेनिस एनवी होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी जो फेलिक स्टेज है उसके थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की थी। ओके, कि कुछ ऑर्गन्स फीमेल बॉडी में नहीं मिलेंगे आपको, इस वजह से उनको इन्फर्टिलिटी फील होती है और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। कैरन हॉर्नी इन्होंने इसको डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। फीमेल का डेवलपमेंट ना होने का रीज़न क्या है, कल्चर, सोसाइटी। ठीक है, और जो पेनिस एनवी का कंसेप्ट सिगमंड फ्रॉइड में दिया था, कैरन हॉर्नी ने उसके अपोजिट कंसेप्ट दे दिया, क्या, वॉर्म एनवी। ठीक है, तो ये हमारी कैरन हॉर्नी हो गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हर एक इंसान के अंदर ना एक बेसिक एंजाइटी होती है। ठीक है, बेसिक एंजाइटी यानी कि हर एक इंसान, जब भी आपका जन्म होता है, देखिए हर एक बच्चे में जब भी उसका जन्म होगा उसके अंदर एंजाइटी है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। अगर वो एंजाइटी क्यों बढ़ेगी, वो एंजाइटी इस वजह से बढ़ेगी क्योंकि आपको अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिलेगी। अगर बच्चे को अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी पेरेंटिंग मिलेगी, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो उस बच्चे की जो एंजाइटी है वो अपने आप ही दब जाएगी और वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है। तो ऐसी बातें कुछ कैरन हॉर्नी बताते थे। अगेन देखिए, सिर्फ सेक्स और बायोलॉजिकल बातें इन्होंने नहीं की, इन्होंने कल्चर के बारे में बताया। ठीक है, ऐसे ही एल्फ्रेड एडलर, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर। एडलर का एक बहुत बढ़िया अप्रोच है। एडलर ना, इन्होंने ये बोला कि भाई सिगमंड फ्रॉइड ने जो बताया ना, वो सारे के सारे कंसेप्ट क्या होते हैं, सिगमंड फ्रॉइड के कंसेप्ट सारे के सारे क्या हैं, इन्होंने पास्ट के बारे में बातें की हैं। एडलर क्या बोलते थे कि भाई इंसान ना पर्पस ड्रिवन होता है। ठीक है, पर्पस ड्रिवन। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पास्ट के बेसिस पर अपना काम कर रहे हैं, हम पर्पस, फ्यूचर ड्रिवन, पर्पस ड्रिवन। ठीक है, तो अगर पास्ट में मेरे साथ कुछ हुआ है तो मेरा अभी का टाइम ऐसे ही चलेगा नहीं। एडलर बोलते थे कि आपका क्या पर्पस है, आपको क्या करना है, आपकी क्या विल है, उसके हिसाब से आप संभालोगे अपने प्रेजेंट को। तो ये एडलर का एक बहुत पॉजिटिव व्यू निकल के आता है। ठीक है, इसके अलावा एडलर हमें लाइफ के बारे में बताते हैं, जैसे जो हमारी बर्थ सर्किल होता है कि हमारे घर में जो जन्म होता है तो फर्स्ट बॉर्न, सेकंड बॉर्न, थर्ड बॉर्न बच्चा जो होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं। सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी के बारे में बताते हैं कि ये कहते हैं कि जैसे बेसिक एंजाइटी था होने का, एडलर बोलते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर क्या होता है, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी होता है। अब जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी का सेंस हुआ क्योंकि बच्चा अभी नहीं चल पाता। बच्चा तो पापा को देखेगा, अपने बड़े भाइयों को देखेगा, बड़ी बहनों को देखेगा कि वो तो भाई बहुत कैपेबल है, लेकिन मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो ये सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी हर एक के अंदर है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है। ठीक है, लेकिन ये इन्फीरियरिटी को हटाना है और हेल्प कौन करेगा, अगेन आपके पेरेंट्स, आपके केयर गिवर्स। अगर ये सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी नहीं हट पाएगा तो फिर बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से फिर दिक्कतें निकल के आएंगी, है ना। तो ये सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी का कंसेप्ट हमें एडलर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एरिक फ्रॉम आएंगे। एरिक फ्रॉम और पॉजिटिव बातें करेंगे, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच बताएंगे कि भाई इंसान की पर्सनैलिटी इज ड्रिवन बाय फ्रीडम, लव, सोसाइटी। ओके, और लास्ट में देखिए आप एरिक एरिक्सन निकल के आते हैं। एरिक एरिक्सन क्या करते हैं, जो सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस थी ना, इन्होंने टोटल 5 बताई थी, आपको याद होगा। ठीक है, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। इन्होंने 5 की टोटल 8 कर दी, टोटल 8 बताई। और वो 8 स्टेज चलती हैं आप कब तक, आपकी ओल्ड एज तक, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। तो एरिक एरिक्सन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि लाइफ स्पान डेवलपमेंट होता है, आपका डेवलपमेंट चलता रहेगा ओल्ड एज तक, ऐसा नहीं कि बचपन में ही खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एरिक्सन का, ये बताते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। एडोलेसेंस की स्थिति देखिए आप, एडोलेसेंस वाली जो होती है, वहाँ पर एडोलेसेंस को क्या होता है, रोल कन्फ्यूजन वर्सेस आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे देशों के अंदर सोशल मीडिया बैन हो गया। क्योंकि जो एडोलेसेंस वाली स्टेज होती है वहाँ पर उनको अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करना होता है।
लेकिन वो सोशल मीडिया पे डिपेंड हो जाते हैं और अपने आप को कंफ्यूज कर देते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, रोल कन्फ्यूजन हो जाता है। इस वजह से उसको सोशल मीडिया को बैन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमें कौन बताएगा? एरिक्सन बताएंगे। दीज आर द पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच, जो सिगमंड फ्रॉइड के बाद में निकल के आए थे। अब ऐसे ही सिगमंड फ्रॉइड के बाद में कुछ और निकल के आते हैं। एक हमारा बिहेवियरल अप्रोच भी होता है पर्सनैलिटी को समझाने का। आप देखेंगे जो बिहेवियरिस्टिक स्कूल, इसको सेकंड फोर्स भी कहा जाता है साइकोलॉजी के अंदर। अब जो बिहेवियरिज्म है, इसकी जो शुरुआत की थी, कुछ नाम होते हैं हमारे पास, जैसे कि पेवलोव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, ये नाम निकल के आते हैं। अब ये तो कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ते ही नहीं है। दे कंसिडर ओनली बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। तो ये तो बिहेवियर देखेंगे, ये कहेंगे कि इंसान की पर्सनैलिटी इज़ ओनली एंड नथिंग बट जस्ट अ लर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो हमारी जो भी पर्सनैलिटी होती है, हमारा जो भी बिहेवियर निकल के आता है ना, दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट और स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस, एसोसिएशन की वजह से। तो आपको याद होगा, ये मैंने आपको लर्निंग चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। तो हम जैसे भी अपनी पर्सनैलिटी को बनाएंगे इन सब की बेसिस पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक यूथ है, वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, किसी को, विराट कोहली को या किसी और एक्टर को, फिर उसको इमिटेट करता है और अपना बिहेवियर भी वैसा अलाइन कर देता है। तो पर्सनैलिटी इज़ नथिंग बट जस्ट अ लर्न रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। दिस इज़ द अप्रोच गिवन बाय पेवलोव, स्किनर एंड वेंटूरा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट एंड ऑब्जर्वेशन कंडीशनिंग। करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो अप्रोच आता है पोस्ट फ्रॉइडियन के अंदर, दैट इज़ कल्चरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि भाई कल्चर के हिसाब से लोग अपनी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। जैसे इंडिया में कल्चर अलग है, इंडिया की सोसाइटी अलग है, यूएस की सोसाइटी अलग है। तो इंडिया में लोगों का पर्सनैलिटी का ट्रेट अलग होगा। हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम अलग तरीके से है। जैसे आप देखेंगे, इंडिया में दिवाली आती है, तो दिवाली की वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी आप देखिए किस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, वहाँ पर अलग है। इसके बेसिस पर लोगों की पर्सनैलिटी शेप होती है। हमारे यहाँ पर चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस अलग होती हैं, पूरी फैमिली मिलकर संभालती है बच्चों को। तो इस वजह से लोगों के पर्सनैलिटी के ट्रेट्स अलग अलग निकल के आते हैं। कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है। वी आर अ कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी, ठीक है। हमारे यहाँ पर आप देखिए हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ भी होती हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटी भी होती हैं। तो ये देखिए अलग अलग सोसाइटी हैं। अब इन सोसाइटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इनकी पर्सनैलिटी शेप होती है। जैसे एग्जांपल है एक बिरहौर ट्राइब का झारखंड में, ठीक है। अब बिरहौर ट्राइब जो होती है वो झारखंड में है, वो ट्राइब एरियाज में रहती है, हंटिंग गैदरिंग करती है। तो वो क्या है, दे आर मोर रिस्क टेकिंग, है ना, दे आर मोर इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनको इस तरीके के काम करने होते हैं। ऐसी एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके पास कॉर्पोरेशन होगा, तभी आप काम कर पाओगे। तो उस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट निकल के आ जाएंगे। दिस इज कल्चरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कल्चरल अप्रोच। ये एग्जाम्पल आप हमें मेंशन कर सकते हैं। अब लास्ट जो अप्रोच होता है, दैट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या बोलता है? इट इज़ द थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी। पहला फोर्स सिगमंड फ्रॉइड, सेकंड फोर्स बिहेवियरिज्म, थर्ड फोर्स ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या बोलता है? ये रिजेक्ट कर देता है सिगमंड फ्रॉइड के अप्रोच को भी और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को भी। क्या बोल के रिजेक्ट करता है? ह्यूमनिस्टिक कहता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया था, सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसे इंसान जिनको पहले से कुछ मेंटल बीमारियां थी, उनकी केस स्टडीज़ की थी और फिर उन्होंने सारे के सारे कंसेप्ट दिखा दिए। तो मतलब ये तो गलत है ना कि आपने भाई एबनॉर्मल लोगों को पढ़ा और फिर नॉर्मल लोगों को उसको अप्लाई कर दिया। तो ह्यूमनिस्टिक वाले बोलते थे कि सिगमंड फ्रॉइड की साइकोलॉजी क्रिपल्ड साइकोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्रिपल्ड पेशेंट के ऊपर अपना केसेस किया और सब कुछ एलेबोरेट कर दिया। ऐसे ही बिहेवियरिस्ट को बोल के ये बोलते थे कि ये भी बकवास है। क्यों? क्योंकि बिहेवियरिस्ट क्या करता है, मैकेनिकल अप्रोच है। बिहेवियरिस्ट ने क्या किया था, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के ऊपर किए थे और इंसानों के ऊपर अप्लाई कर दिए। ह्यूमनिस्टिक कहता है कि भाई ऐसा नहीं होता। ह्यूमनिस्टिक स्कूल डी एम्फसाइजेस द स्टडी डन ऑन एनिमल्स, ठीक है। वो कहता है कि भाई एनिमल्स पे स्टडी करके हम उनको इंसानों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो गलत बात हो गई। इसके अंदर अगेन दो लोग निकल के आएंगे, कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मैस्लो। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। मैस्लो की थ्योरी हमने पहले भी देखी थी। मैस्लो क्या कहते हैं, इंसान की पर्सनैलिटी शेप होती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज नीड्स। दीज आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स। और आप देखोगे सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस हिसाब से इंसान की पर्सनैलिटी शेप होती रहती है। इंसान को सबसे पहले क्या पूरा करना है, अपनी बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। फिर उसको चाहिए सेफ्टी, ठीक है। फिर बिलोंगिंगनेस, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लव एक्सेट्रा। देन एस्टीम एंड देन फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऐसे ही कार्ल रॉजर्स बोलते हैं कि हर इंसान को क्या करना है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल, यानी कि हर एक इंसान को फुली फंक्शनल बनना है, ठीक है।
हर एक इंसान को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की आवश्यकता होती है। कार्ल रॉजर्स और इन्होंने का कहना था कि ह्यूमंस आर इन्नेटली गुड, मतलब ह्यूमंस के अंदर इन्नेट पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, बस हमें क्या करना है, हमें उनको एक राइट एनवायरनमेंट, अच्छा एटमॉस्फेयर और अच्छी परवरिश और अच्छा वातावरण देना है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यानी कि आप रिगार्ड्स दो अनकंडीशनल, कंडीशन मत रखो कोई भी। ऐसा नहीं जैसे एक माँ का प्यार होता है अपने बच्चे को लेकर, क्या कोई कंडीशन होती है? नहीं। तो इस तरीके से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देनी है और जितना हो सके आपके रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। इसका मतलब आप सच्चा हकीकत में जो हो और जैसा आप बनना चाहते हो ना, इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हकीकत में हो यूपीएससी के एस्पिरेंट या आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप बनो कुछ और, तो फिर काम ख़राब हो गया। हकीकत में आप हो आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, लेकिन माँ बाप आपको यूपीएससी की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो अगेन हो गया रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ के अंदर डिफरेंसेस, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक स्कूल पर्सनैलिटी इज ग्रोथ, फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, जितना आप अपने पोटेंशियल को फुलफिल कर सको दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। और इनके अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन कौन होता है? हेल्दी पर्सन वही होता है जो सेल्फ अवेयर होगा, सेल्फ एक्सेप्ट करेगा अपने आप को, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेयर एंड नाउ लिविंग, अभी में जिएगा। ठीक है, तो हेल्दी पर्सनैलिटी मीन्स ऑथेंटिसिटी, करेज एंड ग्रोथ। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा अप्रोच पोस्ट फ्रॉइडन वाला। अब ये देखिए, इसी तरीके के टॉपिक्स हम बहुत डिटेल में देखते हैं जब हम अपना फाउंडेशन बैच शुरू करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 7 जून। हर एक महीने नए बैच हमारे स्टार्ट होते हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस बहुत एलेबोरेटिव तरीके से अलॉन्ग विद नोट्स मेकिंग आपको कराई जाएंगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम सबको करने की कोशिश करेंगे। कंसाइज नोट्स भी आपके पास में रहेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप रहेगी आपके साथ 2 साल तक, रेगुलर आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स मैगजीन, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। दीज आर आवर टॉपर्स, ये सारे बच्चे हमारे मेंटोरशिप के आप देख पाओगे रिजल्ट निकल के आते हैं। ठीक है, अगर आप इसके बारे में और डिटेल चाहते हैं तो आप इन नंबर पे जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, आप इन पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।